कैसे लिखना है ये समझ के लेना एकदम फटाफट। मैं तुम्हारे को इधर सेक्शन भी बताएगा, कैसे लिखना है ये भी बताएगा, मैं तुमको ये भी बताएगा भाई कि तुम ना थोड़े से मिथ्या में भी जीते हो। थोड़ा सा ध्यान से समझ के लेना, तुमको सब समझ में आएगा। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझोगे तो ही आंसर कैसे लिखना है समझ में आएगा भैया। क्वेश्चन समझ के लेना, 3-4 क्वेश्चन रोज एक एक ऐसा समझा दूंगा ना कि बस तुमको लगेगा अरे बस ब्रह्मास्त्र मिल गया है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, खटाखट लिखने लग जाओगे। ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए देखो, लिखा है जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड है, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है, उसके 220 मेंबर है। 220 मेंबर है, जिसमें से ना 25 मेंबर कंपनी के एम्प्लॉय वर लिखा है, आज नहीं है, कभी एम्प्लॉय थे। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 तक, ये उनका ड्यूरेशन बताया कि कब तक वो एम्प्लॉयमेंट में थे। बराबर है क्या? ठीक है। दे वर अलॉटेड शेयर्स इन जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड फर्स्ट टाइम, पहली बार उनने अलॉटमेंट लिया, यानी कि पहली बार वो मेंबर बने 1 जुलाई 2007 को, जो कि उन नलायकों ने 1 अगस्त 2016 को बेच दिया। तो पहली बार उनको अलॉटमेंट हुआ 1 जुलाई को, उन नलायकों ने बेच दिया। ये उनका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है सर, समझ में आए। अब कुछ समय बाद, बेचने के बाद 1 दिसंबर 2016 को पूरे के पूरे 25 मेंबर वापस से जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड का शेयर ले लेते हैं। बराबर है क्या? वो आज तक होल्ड कर रहे हैं, आज तक। आज का मतलब तुम मान लो आज 17 मार्च है ना, 17 मार्च तक भाई होल्ड करके रख रहे हैं उसको, आज तक रखे हुए 2023 तक। बराबर है क्या? अब कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रही है, तो आपसे पूछ रही है कि बताइए जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड को नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे क्या? बराबर है क्या? रिड्यूस करने पड़ेंगे क्या? अगर आज उसको रिड्यूस करना है तो करने पड़ेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, रिड्यूस करना है क्या? रिड्यूस करना है क्या? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? ध्यान से, सुप्रिया जी शुक्रिया। क्यों करना पड़ेगा ध्यान से मैं बताता हूं, समझना। जिसको नहीं समझा, चलो सबका जी जी आ रहा है तो मैं समझ गया क्यों। क्योंकि बोल रहा है जो भले पुराना एम्प्लॉय है ना, उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया लेकिन मेंबरशिप कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप कंटिन्यू करेगा तो अपन उनको गिनते नहीं है। इन नालायकों ने क्या किया, साले लोगों ने मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ दिया, इसलिए इनको गिना जा रहा है। और गिना जा रहा है इसकी वजह से इनको रिड्यूस करना पड़ेगा 25 लोगों को। बराबर है क्या? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। तो भाई इनको सबसे पहले क्या बोला कि भैया तुम 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून तक एम्प्लॉय थे, पहली कंडीशन है। हाँ भाई एम्प्लॉय थे। क्या तुम मेंबर भी थे? बोले हाँ। इनको 1 जुलाई 2007 को मेंबर भी बन गए। बोले ठीक है। अब तुमने 28 जून 2016 को एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मेंबरशिप कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने मेंबरशिप घंटा कंटिन्यू नहीं की। तुम 1 अगस्त 2016 को, यानी कि जून 2016 में एम्प्लॉयमेंट छोड़े, मेंबरशिप तुमने 1 अगस्त को छोड़ दी, डिसकंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते तो तुमको हम नहीं गिनते, हम ये 25 को गिनते ही नहीं 200 की गिनती में। साले तुमने छोड़ दिया, अब तुमको गिना जा रहा है। अब क्योंकि तुमको गिना जा रहा है, तुम 225 मेंबर मतलब 220 में तुम क्या हो, 25 लोग हो, तो ये 25 को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी तुम 220 गिना रहे हो, हमको 20 मेंबर काटने पड़ेंगे। बराबर है? सुप्रिया जी शुक्रिया शुक्रिया। सुन तो लो, क्वेश्चन तो सुन लो पहले बात, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या अगर ये जो 25 मेंबर है, बराबर है क्या, अगर ये जो 25 मेंबर हैं जो कंपनी के वर एम्प्लॉय इन द जगन्नाथ फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 से लेके 28 जून। अब देखो इनने ना ड्यूरेशन बढ़ा दिया, जहां पे इनने बोल दिया कि 28 जून को छोड़ दिया था, बोले अब 28 जून को नहीं छोड़ा है, इनने 28 जून 2017 को छोड़ा है। यहाँ पे 16 को छोड़ा था, अब 17 को छोड़ा है। मतलब इनने पहले तो भैया 1 जुलाई को क्या लिया, शेयर्स लिए। 1 अगस्त 2016 को बेचा, जब बेचा तो भी ये कंपनी के एम्प्लॉय थे क्योंकि 2017 तक एम्प्लॉय थे। उसके बाद 1 दिसंबर को फिर खरीद लिया, अभी भी तो एम्प्लॉय है, 17 को छोड़ा इनने। तो इनने लिया, बेचा, फिर लिया, ये एम्प्लॉय थे। अब क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर को लिया, 2017 तक क्या थे, 2017 तक क्या थे, एम्प्लॉय थे।
और बोल रहा है जो 1 दिसंबर 2016 को लिया ना, उन शेयर्स को आज तक रखे हुए, आज तक, क्योंकि लिया है तो आज तक रखे हुए हैं, तो भैया तुमने मेंबरशिप कंटिन्यू की है ना, और वो मेंबरशिप आपने तब ली थी जब आप एम्प्लॉय थे, तो फिर तुमको नहीं गिनेंगे। तो सेकंड वाले केस में इन 25 को नहीं गिनेंगे, तो कंपनी के टोटल कितने मेंबर है? 220 है, तो अब 195 गिनाएंगे, क्योंकि 220 में अपन 25 माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा। लेकिन पहले वाले केस में तुम्हारा ड्यूरेशन खत्म होने के बाद तुमने बेचा, बेच के फिर लिया, तो डिसकंटिन्यू करके वापस से फ्रेश एक्विजिशन किया, इसलिए गिन रहे थे। तो गिन रहे थे इसलिए रिड्यूस करना पड़ रहा था। सेकंड वाले में नहीं गिन रहे तो रिड्यूस की बात ही नहीं आती। क्या तुम मेरे साथ? अब समझ में तो आ गया, बेहतरीन, समझ में तो आ गया, बेहतरीन। अब देखो इसमें तुम क्या करोगे, पूरा प्रोविजन लिखोगे क्या सेक्शन 268 का? भैया मैं तुम्हारी जगह रहूंगा तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन है, फिर 200, पूरा लिखने का जरूरत है क्या? मेरे को बताओ, ये पूरा लिखने वाला पॉइंट है क्या? कुछ पूछा है पूरा इस पे? पूरा लिखा ही नहीं। इस पे बड़ी सिंपल सी बात है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 का सब क्लॉज 2, क्योंकि सब क्लॉज 2 के अंदर लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200 है, उसका प्रोविजो, वो भी प्रोविजो में सेकंड प्रोविजो, क्योंकि फर्स्ट प्रोविजो में लिखा है कि जॉइंट शेयर होल्डर को एक गिनना है, वो घंटा जॉइंट शेयर होल्डर वाली बात है क्या? ये सेकंड प्रोविजो में आएगा। सेकंड प्रोविजो में जहां पे लिखा है पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन formerly in the employment of the company, comma, were members of the company during that employment, and such employee ceased to be employee but continues to be the member of the company। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिखने का घंटा जरूरत है। आओ फटाफट देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये देखो, formerly in the employment were members of the company while in it and have continued to be members after employment ceased। बराबर है क्या? ठीक है, बस इतना आपको लिखना है और आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से सुनना। तुम ना भाई सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनो भाई, राइटिंग प्रैक्टिस में ना बच्चा फेल होता है। ध्यान से सुन लो, रोज एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बुद्धि में बैठ जाएगी सारी चीजें, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसा वाला पेपर तुमको मिलता है, और जो बातें बता रहा हूं ना एकदम मतलब समझ लो गोल्डन वर्ड्स निकल रहे मुंह से, और मतलब क्यों बता रहा हूं सुन लो। देखो मेरे को ना सिविल जज के एग्जामिनेशन में मेंस का एग्जाम होता है, प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमको जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, तो जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, मेरे को एक सेंस आता है कि कैसे लिखना है, कैसे एकदम क्रिस्प आंसर लिखना है, जितना पूछा है वैसे ही लिखना रहता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम ना बीकॉम वाली मार्जिन लिखना छोड़ना। बीकॉम में तुम मार्जिन खींच देते हो यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हो, ये बिल्कुल मत करना, एकदम गंदा इंप्रेशन रहता है। एक, तुमको मार्जिन खींचनी है, बिल्कुल खींचनी है, तुमको मार्जिन खींचनी है ऐसी, एकदम कॉर्नर से लेके एकदम यहाँ पे। तुम खुद देख लेना, एक आंसर तुम लिखना है ऐसे बिना मार्जिन के, ये लाइन वाली कॉपी में, और एक आंसर तुम ये लाइन लेके दिखना, तुमको एकदम प्रेजेंटेबल लगेगा। अब मेरी बात को और सुनना ध्यान से, मैं अभी प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, फॉर्मेटिंग तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन की पहली निशानी की कॉर्नर कॉर्नर में लाइन खींच लो, बहुत गजब प्रेजेंटेशन हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है। समझ रहे हो क्या? अब मैंने ना बहुत बच्चों का नोटिस किया है, भाई तुम लोग क्या लिखते हो, भाई तुम क्या लिखते हो? तुम शुरुआत कर रहे हो, जैसे मेरे को लिखना है अ प्राइवेट कंपनी, तो कई बच्चा ना ऐसे शुरू करता है अ प्राइवेट कंपनी। अबे तुमको इतना भी नहीं पता कि जब तुम पहले शुरुआत कर रहे हो तो ये ए प्राइवेट, ए बोलने से बड़ा रहेगा, ये कैपिटल रहेगा क्योंकि तुम शुरुआत कर रहे हो। कई बच्चा क्या करता है, कॉमा करता है और कॉमा के बाद कैपिटल वर्ड लिखता है। अरे कॉमा के बाद स्मॉल वर्ड ही आता है बाबा, बराबर है क्या?
कॉमा के बाद स्मॉल वर्ड है, अब फुल स्टॉप लगाते हो, फुल स्टॉप के बाद फिर स्मॉल लेटर से, अरे फुल स्टॉप के बाद बड़ा, ये सब बताना पड़ता है यार तुम लोग, समझे क्या? फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से शुरू करोगे, ये प्रेजेंटेशन की पहली चीज ध्यान रखना, बराबर है। और तुम कॉमा वॉमा तो लगाते ही नहीं हो, तुम्हारा कंपनीज एक्ट के बाद कॉमा लगने के बाद 2013 लगता है, ऐसे ही लिख देते हो कंपनीज एक्ट। और बात ध्यान रखना, जब भी तुम कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दोगे, कंपनी का सी कैपिटल रहेगा, एक्ट का ए कैपिटल रहेगा, उसके बाद कॉमा करके 2013 लिखना। द में तुम टी को छोटा लिखो चलेगा, लेकिन कंपनी का सी और एक्ट का ए कैपिटल ही रखना, और कॉमा करके ही 2013 लिखना, कॉमा वॉमा का यूज किया करो, बराबर है क्या? अब मेरी बात और सुनना, अब जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, बराबर है क्या? मैंने यहां से शुरू किया कि भाई प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी ऐसे 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 करके, बराबर है क्या? फिर उसके बाद उसमें क्या आता है कि भाई सेक्शन 2 है, क्लॉज 68 है, फिर क्या आता है, सब क्लॉज आता है, 1 2 3 आता है। तो ऐसे लिखने के बाद अब अगर मेरे को पॉइंट डालना है, तो पॉइंट ना तुम यहीं से शुरू कर देते हो, नहीं यार, अब तुम कुछ पॉइंट लिख रहे हो ना, तो तुम्हारा पॉइंट यहां से शुरू होगा, 1 2 3। अब मान लो सब क्लॉज 3 का भी ना अंदर ए भी है, मान लो ऐसा है, तो और अगर पॉइंट आएगा ना, तो यहां से तुम्हारा ए, यहां से बी शुरू होगा, यानी कि तुम 1 पूरा यहां लिखोगे, फिर यहां पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन है बाबा, ये इसको इंडेंशन बोलते हैं, इंडेंशन। इसके बाद तुम्हारा जब तुम ए बी सी लिखोगे ना, तो तुम्हारा यहां पे कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इधर ही आएगा, खसकते जाएगा अंदर। बड़ा कॉमन चीज है भाई प्रेजेंटेशन का, तुम कुछ भी लिखते हो। और एक सबसे बड़ी बात को याद रखना, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, चलो ये हटा देता हूं मैं, तुम जैसे लिखे प्राइवेट कंपनी, अब जैसे तुमने प्राइवेट कंपनी यहां 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 लिखना शुरू किया, अब क्या करोगे पता है, जैसे यहाँ पे लिखोगे ए बी सी ए, यहाँ की जगह छोड़ दोगे, फिर नीचे उतर जाते, अरे पूरा यहां तक लिखो तो यहां तक भरा रहना चाहिए, यहां तक भरा रहना चाहिए। कई बार तुम यहां से लिख दोगे, शुरुआत तुमने यहां से की, लिखना यहाँ, फिर सेकंड पॉइंट यहां से, कुछ बच्चा पॉइंट यहां से शुरू करेगा, ए दूसरा पॉइंट यहां से शुरू कर देगा, जैसे ऐसे की, देखना। अब तुमने यहां से शुरू किया है, अब दूसरा पॉइंट शुरू यहां से कर दोगे, यहां से प्राइवेट कंपनी लिखोगे, पहला पॉइंट तुम यहां से शुरू कर रहे हो, दूसरा यहां से, अरे वो एक सिद्धांत में चलना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, खतरनाक मार्क्स कटता है तुम्हारा इसमें, खतरनाक, ठीक है? फटाफट लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक करो। अब दूसरा मैं जो बात बता रहा हूं, कान के सुन लेना, एकदम कान खोल के, एकदम पागल बन जाते हो तुम कि सर जब प्रोविजन लिख रहे हो तो हेडिंग डालोगे प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस हेडिंग डालोगे, फिर कंक्लूजन हेडिंग डालोगे, एकदम झाका नाका। तुम आज तक इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में देख लो, कभी उन्होंने लिखा प्रोविजन की हेडिंग, फैक्ट्स ऑफ द केस की हेडिंग, कंक्लूजन? जब तुम ये सारी चीजें लिखते हो ना, तुम ना जबरदस्ती का झांका नाका करते हो, एग्जामिनर को लगता है ये देखिए लप्पासी मारने के लिए आ गए इसके, जब इसको आता कुछ नहीं, जबरदस्ती हवाबाजी कर रहा है, जबरदस्ती हवाबाजी कर रहा है, जबरदस्ती का। कभी देखा है तुमने? कभी नहीं देखा है। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे ना, कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जिसमें ये लिखना अच्छा लगेगा, मजा आएगा, इसको लिखोगे और प्रेजेंटेबल, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन में। अब मैं जो बात बोल रहा हूं और ध्यान से सुनना, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि आंसर लॉ का कैसे लिखना है। बच्चा आता है सर लॉ का आंसर कैसे लिखो, फॉर्मेट बता दो, अबे घंटा फॉर्मेट है ही नहीं। हो सकता है आज मैं तेरे को, हो सकता है आज मैं तेरे को फॉर्मेट बताया, तू उससे अच्छा लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तू उससे अच्छा लिख सकता है, मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं ना उससे अच्छा लिख सकता है। और जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना, जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मेट हर क्वेश्चन में काम आए, हर क्वेश्चन में तुम्हारे आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। तुम यार फाउंडेशन पास करके आओ, इंटर में इतने सारे क्वेश्चन क्यों, क्या एक ही पैटर्न में तुमने आंसर देखा है आज तक? हर क्वेश्चन में आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अरे यार तनिष्का जी तुम सुनो ना यार, 15 मार्क्स का आंसर कैसे लिखे, स्पैम कर रहे हो, करवाऊं क्या मैं ब्लॉक? सुनो मेरी बात, जो बोल रहा हूं उसको सुनो, तुम सीधा लिखने में जा रहे हो, सीख तो लो लिखना कैसे, बता रहा हूं लिखना कैसे, तुम सीधा लिखना कैसे पूछ रहे हो, बराबर है क्या? ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो कैसे लिखना है सर? एकदम बड़ा सिंपल सा तरीका है,
आपका आंसर कन्विंसिंग होना चाहिए, कन्विंसिंग। सामने वाला पढ़े बोले लिखा है भाई, समझा हुआ लौंडा, एकदम एकदम समझा हुआ है। ये इसको ना चिपका लेना कहीं पे भी। जब आप लॉ के आंसर लिख रहे हो, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। देयर इज ओनली वन गोल्डन रूल, वन गोल्डन रूल। आजमा लेना, आज से 4 साल बाद फाइनल क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देख लेना, क्लाइंट भी तुमसे ऐसी लैंग्वेज एक्सपेक्ट करेगा जो कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग मतलब पढ़े ना सामने वाला, तुरंत उसको लूसिड, लूसिड एंड कन्विंसिंग लैंग्वेज होना चाहिए। लूसिड मतलब पढ़ते ही समझ में आया, पढ़ते ही। लूसिड एंड कन्विंसिंग लैंग्वेज, एकदम प्यार मोहब्बत वाली लैंग्वेज। साला पढ़ा बोले अरे वाह यार, इतना सिंपल, साला कोई सिखाया नहीं ना, तो पढ़ के समझ जाऊं मैं। तुम रेफरेंस बुक क्यों खरीदते हो, मेरे को बताओ ना। रेफरेंस बुक खरीदते हो ना अलग अलग ऑथर की, क्यों खरीदते हो? कि यार इसके नाम बुक बहुत बड़ी है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आता है। क्यों भाई? कन्विंस कर रही है, उसकी लैंग्वेज इतनी लूसिड है, तुम समझ पा रहे हो। ऐसे ही एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर लूसिड और कन्विंसिंग लैंग्वेज में चाहिए। घंटा या फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन, कंक्लूजन कभी तुमने सजेस्टेड आंसर में देखा है? नहीं देखा है। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुम ये सब लिखो, सिर्फ वो हवाबाजी करने का, झकाना का एकदम। समझे क्या? राइटिंग मैटर करेगी, अच्छी राइटिंग नहीं है, फैला के लिखोगे। अब सुनना, मेरा फॉर्मेट क्या है, मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को जो कन्विंसिंग फॉर्मेट लगता है वो क्या होता है, सुनना। और ये वेराई करेगा, जरूरी नहीं आज जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कल वाले क्वेश्चन में यही, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, समझना मेरी बात को, ठीक है? अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन लॉ के कीवर्ड आने चाहिए। लॉ के कीवर्ड जनरलाइज लैंग्वेज में लिख दोगे नहीं चलेगा, सब मैटर करेगा। बराबर है क्या? अब सुनना मेरे को जो कन्विंसिंग लगता है, बराबर है क्या? सबसे पहले जब आप लॉ के आंसर लिख रहे हो, आपको एक अथॉरिटी क्रिएट करनी है। अथॉरिटी कैसे अथॉरिटी क्रिएट करोगे? अगर आपको क्वेश्चन पूछा है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, तो आप हेडिंग डाल दो, उसकी सेक्शन की हेडिंग डाल दो, बड़ा ब्रैकेट लगा के बता दो कि इस सेक्शन में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं मान लो कोरम के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूं आपको, आप हेडिंग डाल दोगे कोरम सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसको अथॉरिटी क्रिएट करना बोलते हैं। एग्जामिनर देखेगा, अच्छा क्वेश्चन 1 के में कोरम का क्वेश्चन पूछा, देखो बकायदा हेडिंग डाल दिया, साला सेक्शन पता है, बोले देख कोरम के बारे से लिखूंगा भी। उसको पहले ही कन्विंस हो गया, यार देखना कितना बढ़िया कोरम के ऊपर क्वेश्चन था, हेडिंग डाल दिया कोरम 103। उसको पहले ही ऐसा इंपैक्ट करेगा, यार लौंडा पढ़ के आया, क्वेश्चन देखते इसको पता चल गया कौन से सेक्शन के बेसिस में आंसर करना है। कोरम करके सेक्शन, कोरम ऑफ द मीटिंग सेक्शन 103 ब्रैकेट में लगा दिया। पहला कन्विंस, पहला कन्विंस, पहला कन्विंस, बोले ये देखो अथॉरिटी क्रिएट। समझ में आई क्या बात? फिर उसके बाद तुम पॉइंट वाइज तोड़ तोड़ के लिखना शुरू करो। उसके पहले प्रोविजन लिख दो, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है प्रोविजन ऑफ द केस, आहा, फैक्ट्स ऑफ द केस, आहा, कुछ नहीं लिखना है। चुपचाप प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन मर्ज करके, कब कंक्लूजन आ जाएगा एग्जामिनर को भी पता नहीं लगेगा। पढ़ के बोले वाह, बातों बातों में समझा दिया, खट खट खट, 4 मार्क्स अंदर। समझे क्या? अब मैं तुमको ये क्वेश्चन लिखवाता हूं, समझे क्या? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आंसर लिखवाता हूं, देखना कैसे कन्विंसिंग लगेगा। लिखो, लिखो, तुम आंसर लिखो फटाफट। उर्वशी शर्मा कह रही है सर टाइम भी देख लो और आंसर भी बता दो प्लीज। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जब तक आंसर नहीं लिखाऊंगा तब तक मैं करूंगा, मैं 9 बजे तक लिखवाऊंगा। हाँ, रात को मेरे को लगेगा कि नहीं ये नहीं लिख पा रहे, मैं 12 बजे तक लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा। ऐसे ही आप पहले हेडिंग डालो, और हेडिंग डालने के बाद अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी के बेसिस पे आंसर कर रहे हो तो अथॉरिटी क्रिएट करो। प्राइवेट कंपनी लिख दो। प्राइवेट कंपनी के बाद बिग ब्रैकेट होता है ना, उस पे लिखना सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द का टी छोटा रहेगा चलेगा, कंपनीज का सी बड़ा, एक्ट का ए बड़ा, कॉमा लगा के 2013 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद पॉइंट वाइज जब मैं जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखना। आप लोग लिखो, पहले हेडिंग डालो प्राइवेट कंपनी, और हेडिंग को तुमको अंडरलाइन करना है तो तुम कर सकते हो। याद रखना ब्लैक पेन से लिखना है। तो आज से तो तुम जो पेन से मेरे से राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो ना, वही पेन तुमको लास्ट तक यूज करना है। वो एक ही पेन को रख लो, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, वहां पे जेल पेन अलाउड नहीं होता, आपको पता होना चाहिए सारी बात। ध्यान दो फटाफट। अरे उर्वशी शर्मा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा है तुम भी मजाक में ले रहे हो, थैंक यू।
चलिए, अब जैसे ये यहाँ पे है तो मैं हेडिंग डाल दूंगा प्राइवेट कंपनी। मेरी भी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर जैसे है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द, अब वहां पे जगह नहीं बोल के यहां से लिख रहा हूं, कंपनी का सी बड़ा, कंपनीज एक्ट 2013 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से मैं पॉइंट डाल के लिखना शुरू करूंगा, ऐसे 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 करके पॉइंट, बराबर है क्या? सर एक आंसर सिविल जज का दिखाना है इस क्वेश्चन के बाद। बेटा सिविल जज में आंसर नहीं लिखते हैं, जजमेंट लिखते हैं। 5 पन्नों का होगा, फुर्सत होगी तो दिखाऊंगा, ठीक है? ये वसंत विजय क्लासेस कौन है भैया? मैटर में पार्ट को अंडरलाइन किया तो चलेगा क्या सर आंसर में? मैटर में मेन पार्ट को, अरे तू रुक ना भाई, मैं सब बता रहा हूं। इसको तुमको हेडिंग को अंडरलाइन करना हो कर लेना, लेकिन पेन से ही करना, बराबर है क्या? चलो बोलना शुरू करूं क्या मैं आंसर? तुम हाँ बोलोगे तब बोलूंगा, लिखना शुरू करते हैं। सीधा जो टू द पॉइंट है वही आंसर बोलूंगा। बोलू क्या फटाफट एवरीबॉडी? ठीक है, तो सुनना ध्यान से। अब आपको याद होना चाहिए कि जो हम आंसर कर रहे हैं वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 का प्रोविजन नंबर 2 का है। तुमको याद नहीं है कोई बात नहीं है, मेरे को याद है बोल के मेरे को लिखने को मजा आता है। तुम सीधा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 भी लिखोगे तो चलेगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा के लूंगा, बराबर है क्या? लिखना मेरे साथ साथ, ठीक है? राखी परना जी कह रही है ब्लैक पेन कंपलसरी है। हाँ जी बिल्कुल कंपलसरी है। आपको जब एडमिट कार्ड आता है ना तो उसमें गाइडलाइन लिखी रहती है कि ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है, ब्लू लेके मत चले जाना। और जो आज जिससे लिखना शुरू कर रहे हो ना, जिससे आपका स्पीड अच्छा है, वही पेन को लास्ट तक यूज करना। तो 2-3 पेन रख के लेना उसको, बराबर है क्या? चलिए लिखने आओ। एज पर सेकेंड प्रोविजो, एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2, समझ में ही बात? लिख के देता हूं। एज पर सेकेंड प्रोविजो, एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2। इसको ज्यादा झाका नाका लग रहा है तो और ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड प्रोविजो ऑफ करके सेक्शन 68 सब क्लॉज 2, ऐसे करके भी लिखोगे कि एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 68 सब क्लॉज 2 तो भी चलेगा। अपने को क्या थोड़ा सा याद रहता करके लिख देते हैं, एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 68 ऑफ क्लॉज 60, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलत, यहाँ पे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2, बरोबर है क्या एवरीबॉडी? हाँ जी, सेक्शन 2 आएगा। तो एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68, यहां पे 68 आएगा, 268 2, तो उसका सेकेंड प्रोविजो आ जाएगा, बराबर है क्या? ठीक है, अब इसमें लिखना शुरू करना, एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद आप क्या कर देना, डैश कर देना, डैश कर देना। अब जैसे तुम मान लो यहाँ पे डैश किए, यहाँ पे कर दो डैश। अब डैश किए तो इधर टूटेगा, पॉइंट टूटेगा तो फिर यहां से लिखना शुरू करना। इसमें पॉइंट ए आएगा, पॉइंट बी आएगा, ऐसे करके। समझ में आ रही है क्या बातें? बराबर है क्या? अंदर लिख के उस पे लिखोगे पर्सन्स हु आर, पर्सन्स हु आर in the employment of the company, persons who are in the employment of the company, persons who are in the employment of the company, बराबर है क्या? that is करके लिखना, that is present employees, that is present employees। फिर एंड करके, मतलब सेमीकोलन लगा के एंड करके दूसरे पॉइंट में आ जाना, ठीक है?
दूसरे पॉइंट में आ जाना, उस पे लिखना पर्सन्स हु formerly in the employment of the company, persons who formerly in the employment of the company, formerly in the employment of the company. आगे लिखना कॉमा लगा के were members of the company during that employment, were members of the company during employment and continued to be a member after employment ceased, continued to be a member after employment ceased. ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद अब जैसे देखो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा, अब यहां से देखो, यहां से ये अंदर था, अब वापस यहां बाहर आ जाएगा, शैल के बाद आएगा देखो shall not be included in the number of members, shall not be included in the number of members, shall not be included in the number of members. बराबर है क्या? shall not be included in the number of members. लिख लिए क्या, बोलो फटाफट, या आपने बस प्रोविजन लिखा? तो ऐसे करके इतना ही लिखना था क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है. अब एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ने के बाद इसी इंडेंशन में ये जहां से आपने ये लिखा, ये शेल वाला जो है, एक लाइन छोड़ के यहां पे लिखो शॉर्ट में. आप लोग क्या करते हो, पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस ही कॉपी मार देते हो. अभी देखो शॉर्ट एंड स्वीट कैसे लिखना है, लिखो इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस company is having 220 members. In the present case, company is having 220 members, of which 25 members, of which 25 members were employed in the company during, ये पूरा लिखो, during the period 1st April 2006 to 28th June 2016. ये पूरा लिखो, ठीक है? लिखे, लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना. On 1st July 2007, on 1st July 2007, on 1st July 2007, they were allotted shares in the company, they were allotted shares in the company, they were allotted shares in the company which they have sold, which they have sold on 1st August 2016, which they have sold on 1st August 2016, which they have sold on 1st August 2016. फुल स्टॉप करके अब लिखना on 1st December 2016, on 1st August 2016, all those members, sorry, all those employees on 1st December 2016, कॉमा करके फुल स्टॉप के बाद on 1st December 2016, कॉमा करके all those employees again acquired membership in the company, again acquired membership in the company. ठीक है, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, in the first case
in the first case, in the first case, all 25 employees, in the first case, all 25 employees, in the first case, वॉइस आ रही है ना यार, वॉइस में क्या दिक्कत है, वॉइस आ रही है ना? In the first case, all 25 employees shall be considered. In the first case, all 25 employees shall be considered in the limit. In the first case, all 25 employees shall be considered in the limit of 200 members. In the limit of 200 members. In the limit of 200 members, because after their employment ceased, because after their employment ceased, after their employment ceased, they have discontinued their membership. They have discontinued their membership. अच्छा, थोड़ा सा करेक्शन कराऊंगा. आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, तो उसके ब्रैकेट में लिखना 28 जून 2016. आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड जो है ना, उसके ब्रैकेट में लिखना 28 जून 2016, क्योंकि उस दिन उनका एम्प्लॉयमेंट सीज हुआ था. बिकॉज आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड 28 जून 2016, ब्रैकेट में, they have discontinued their membership on 1st August 2016. After their employment ceased, ब्रैकेट में 28 जून 2016, they have discontinued their membership on 1st August 2016. ठीक है, आगे कंटिन्यू करिएगा. irrespective of the fact that they again acquired membership, irrespective of the fact that they again acquired membership on 1st December 2016, irrespective of the fact that they again acquired membership on 1st December 2016. सही बराबर आया? देखो, अरे भैया जिसको लग रहा है टाइम हो गया, आप लोग जाओ ना यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पूरा तो लिखवाने दो, क्या आधे में थोड़ी छोड़ दूंगा. जिसको टाइम का लग रहा है जाने दो. अरे एडमिन इनको हटाओ जी फटाफट, जो टाइम कर रहे हैं इनका रिमूव करो, कमेंट डिस्टर्ब करते मेरे को ये लोग. एडमिन, हाँ जी, ठीक है. हाँ, दोबारा करे तो सीधा ब्लॉक मारना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. मैं पढ़ाने बैठा हूं यहाँ पे, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे आके. ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा, इन द फर्स्ट केस all those 25 employees shall be considered in the limit of 200, because after their employment ceased, bracket में date, they have discontinued their membership on 1st August 2016. इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसने वापस ले लिया. अरे जब वापस लिया तो कंटिन्यू थोड़ी किया, डिसकंटिन्यू किया. वापस लिया तो फ्रेश मेंबरशिप लिया. तो irrespective of the fact that they have again acquired membership on 1st December 2016. बराबर है क्या? बरोबर है क्या? तो ये बात खत्म हो गई, एकदम कन्विंसिंग है. ये एक लाइन छोड़ के अब दूसरा, ऑन द अदर हैंड, ये क्योंकि फर्स्ट केस था. इन द फर्स्ट केस, ऑन द अदर हैंड, if the duration of all those employees, if the duration of all those employees, if the duration of employment of all those employees, on the other hand, if the duration of the employment
of all those employees was till 28th June 2017, if the duration of the employment of all those employees was till 28th June 2017, and they have continued the membership till date, and they have continued the membership till date, कॉमा करके all those 25 employees shall not be considered in the limit of 200, 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 irrespective of the fact that they have sold their shares, irrespective of the fact that they have sold their shares on 1st August 2016, बराबर है क्या? Because irrespective of the fact that they have sold their share on 1st August 2016, because they have again acquired the membership, on 1st December 2016, when they were employees of the company, अब एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन में ये पूछा है कि भैया रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं, अभी तो हमने ये बोला गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, इसका आंसर तो दिया ही नहीं। अब एक लाइन छोड़ के देयरफॉर इन द फर्स्ट केस, देयरफॉर के बाद कॉमा, इन द फर्स्ट केस the total number of members of the company, in the first case, therefore in the first case the total number of members in the company is 220 members, and company is required to reduce the number of members up to 200, and company is required to reduce the number of members up to 200। ठीक है, एक लाइन छोड़ के in the second case, comma, the total number of members in the company is 195. The total number of members in the company is 195. Full stop. Company is not required to reduce the number of members। खुद पढ़ो और देखो, बैठ के सिर्फ उतना ही लिखाया जितना मेरे को खुद को समझा है, बस लॉ के शब्दों में डाला है। कन्विंसिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस ऐसे ही लिखना है आंसर, यही आंसर, क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर, झाका नाका वापस। ठीक है,
निकिता जी कह रही वाह प्रेजेंटेशन मस्त लग रही है, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। सर बस आज के लिए 4 को पब्लिक कर दो। नहीं बेटा, पब्लिक नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो यार, थोड़ा सा बढ़ा के लो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते, रोज शेयर करे करो कि भाई आना है, लाइव हो रहा है, रोज शेयर करो। सर इतना आंसर लिखने के लिए टाइम लिखना होना चाहिए, तो भाई टाइम तो तुमको मैनेज करना पड़ेगा, आंसर तो लिखना ही पड़ेगा ना ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। चलिए ठीक है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए, कंक्लूड करता हूं मैं सेशन को। बहुत 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 मजा आया आज के सेशन में। ऐसे ही आप भारी मात्रा में जुड़ के आई करिए, प्रोत्साहन बढ़ाइए करिए। मेरे को भी पढ़ाने में मजा आता है, आपको पढ़ने में भी मजा आता है, आई एम वेरी श्योर। ऐसे ही भारी मात्रा में आइए किए, और आपका मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ, मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा। बस बीच बीच में जब मैं कुछ कराते रहता हूँ ना, तो ये कब होगा वो कब होगा मत करिए करिएगा। जब मैं टाइम दे रहा हूं तो आप मेरे को टाइम का याद मत दिलाइएगा। मेरे को भी घर जाना है भाई, मेरे को भी भूख लग रही है। तुम तो बैठ के पजामा में बैठ रहे हो, बेहतरीन 2.5 घंटे वहां पे बैठ के खाते खाते पढ़ रहे होगे, तो बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। नहीं अच्छा लग रहा है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया।